Good evening. Okay, so do we have new students here? I think we have some new students. कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, फर्स्ट डे है आपका? ये बेटा यस बात करा किससे? एडमिशन क्या पढ़ना आपको? कॉमर्स ना। एक मिनट। हाँ ये भैया आप इनसे बात कर लीजिए। हेलो यस, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है? आई कैन सी सम स्टूडेंट्स हियर। एल्जबा, साक्षी, दिया, yes, can you listen to me all? ओके ओके, रेशु जैन आपका भी फर्स्ट डे है। ओके एंड आपका भी फर्स्ट डे है। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनका आज फर्स्ट डे है। ओके सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं बिजनेस का एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड you guys will also get recorded lectures। जो भी आपके लेक्चर्स मिस हुए हैं उनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, है ना। तो हम पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं टॉपिक का और उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आपका भी फर्स्ट, आपने तो ऑनलाइन ज्वाइन किया था। ओके तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक स्टार्टिंग होती है, हम जो पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि व्हाट इज बिजनेस। नहीं चल लगे? ओके सो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन फॉर मेकिंग प्रॉफिट, है ना। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर मेकिंग प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एनी एक्टिविटी विच वी डू फॉर अर्निंग मनी। कोई भी एक्टिविटी जिसको हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में केवल बिजनेस तो होता नहीं है। ठीक है, पैसा कमाना, उसमें क्या केवल बिजनेस करके पैसा कमाया जा सकता है? नो। हाँ, कर जॉब भी करते हैं। अगर कोई पर्सन जॉब करता है, किसी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है, वो भी पैसा कमाता है। अगर कोई पर्सन डॉक्टर है और खुद का क्लिनिक खोलकर बैठा है और वहां पे सर्विसेज रेंडर कर रहा है, फीस वसूल कर रहा है अपने पेशेंट्स से, तो वो भी पैसा कमा रहा है। बट सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बिजनेस हुई नहीं। जैसे अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक में इलाज कर रहा है और लोगों से पैसा ले रहा है फीस के रूप में, तो वहां पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन है। और अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है और उससे सैलरी मिल रही है, तो वहां पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस मतलब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? जिसमें हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेल करते हैं या प्रोडक्शन एंड सेल करते हैं और उससे हम प्रॉफिट कमाते हैं, वो हमारा होता है बिजनेस। इज इट क्लियर? अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मेन जो टॉपिक है हमारा वो क्या है?
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज इन सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर में टॉपिक है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप मुझे बता सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? आई वांट न्यू स्टूडेंट्स टू आंसर। नॉर्मल कोई भी। So what is organization? A group of people who make a company run, ये एक आंसर आया है। A company exactly हम नहीं बोल सकते, बट हाँ a group of people तो हम बोल ही सकते हैं। इस आंसर में से इतना सा निकाल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। तो a group of people working together having a common interest is called an organization। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक मतलब लोगों का ग्रुप है, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो वो क्या है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन में है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करता हूं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो साथ में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिजनेस करने के लिए साथ में काम कर रहे हैं, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा सोल प्रोप्राइटरशिप का, क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअली ये टॉपिक हमारा हो चुका है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, बट बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए मैं आपको कनेक्ट करने के लिए एक ब्रीफ एग्जांपल इसका दूंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? अच्छा, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो पढ़ चुके हैं, वो जवाब दे सकते हैं। ये मैं पहले मतलब पिछली क्लासेस में पढ़ा है मैंने। हाँ, तो तुमने सोल प्रोप्राइटरशिप से भी बाद में, पार्टनरशिप की भी बाद में क्लास अटेंड करी है। एक्चुअली जब तुमने क्लास अटेंड करी थी तब थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा था मैं, वो एक वीक हमने रिवीजन के लिए रखा था, तो उससे पहले हम ना पार्टनरशिप वाला टॉपिक हम कर चुके थे। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये क्यों बंद हो रहा है? एक सेकेंड, हो जाएगा ये तो। चलो, यस। सो जो स्टूडेंट्स पहले से ज्वाइन है, एक बार मुझे कोई आंसर बता सकता है? लवी, रशेश, पावनी, श्रेया। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ग्रुप के नाम पे एक ही ग्रुप है, मतलब एक ही पर्सन है, यानी ओनली वन पर्सन, एक ही पर्सन है जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब एक ही पर्सन, एक ही बिजनेसमैन, अब वो क्या करता है? वही बिजनेसमैन ही स्पेंड्स द एंटायर कैपिटल। कैपिटल मतलब फंड्स विच वी इन्वेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, जो पैसा या जो मशीन वगैरह हम बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस करने के लिए जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, तो एक ही पर्सन है, पूरी की पूरी कैपिटल भी वो अकेला ही लगा रहा है, और पूरी की पूरी रिस्क, रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ लॉस, है ना? बिल्कुल, चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो पूरी की पूरी रिस्क भी वो अकेला ही पर्सन लेता है। ठीक है, मीन्स वन पर्सन सोल रिस्क बेरर, यानी अकेला पूरी रिस्क लेता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स होल कैपिटल, पूरी की पूरी कैपिटल जो है वो भी क्या करता है? वो अकेला ही कंट्रीब्यूट करता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर पूरी कैपिटल वो अकेला कंट्रीब्यूट करेगा तो पूरा प्रॉफिट भी कौन ले जाएगा? अकेला ही ले जाएगा वो, ऑब्वियसली। यानी सोल प्रॉफिट टेकर, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो पूरा उसी का है। ठीक है, कोई और जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, और कोई किसी और का हक नहीं है उस पर। और सारे डिसीजंस भी कौन लेता है? वो अकेला पर्सन लेता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ टेल मी,
अगर वो अकेला पर्सन सारी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरी रिस्क अकेला ले रहा है, सारा प्रॉफिट अकेला ले जा रहा है और सारे डिसीजंस भी अकेला ले रहा है, इसमें मुझे 2 प्लस पॉइंट और 2 माइनस पॉइंट आप लोग बताओगे। 2 मेरिट्स एंड 2 डिमेरिट्स, वो आप लोग मुझे बताओगे। बताओ क्या क्या मेरिट्स हो गए, क्या डिमेरिट हो गए। अगर अकेला पर्सन है, सारी रिस्क अकेला बियर कर रहा है, सारी कैपिटल अकेला लगा रहा है, सारे प्रॉफिट भी खुद ही ले जा रहा है, सारा लॉस भी उसी के ऊपर है और डिसीजन लेने में भी उसका कोई का इंटरफेरेंस नहीं है, वो अकेला ही डिसीजन भी लेता है, तो क्या 2 प्लस पॉइंट हुए और क्या 2 माइनस पॉइंट हुए। आई वांट अ न्यू स्टूडेंट टू आंसर। रशिश पे बाद में आएंगे, अभी आप बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हो। यस, आप बताओ। लॉस वो ही बेयर करेगा, सोल लॉस बेयरर, ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है और इधर से एक प्लस पॉइंट क्या हो सकता है कि कोई भी प्रॉफिट उसका नहीं लेके जा सकता, सारा का सारा प्रॉफिट अकेला एंजॉय करेगा। ये एक प्लस पॉइंट है या नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको एक फीचर बताता हूं, डिसीजन मेकिंग। अब इससे आप एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट बताओ। वो सारे डिसीजन खुद अकेला लेगा। प्लस पॉइंट क्या हुआ और माइनस पॉइंट क्या हुआ। यस रेशियो, यू आर करेक्ट। प्लस पॉइंट इज ही वर्क्स इंडिपेंडेंटली, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी उसके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता और वो अकेला डिसीजन लेता है, किसी से डिस्कशन नहीं करना, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट भी होती है ना। और माइनस पॉइंट क्या होता है, एक अकेले पर्सन में सारी क्वालिटीज होना तो जरूरी नहीं है ना। हो सकता है उससे फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी है बट टेक्निकल नॉलेज अच्छी नहीं है, टेक्निकल नॉलेज अच्छी है बट ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड नॉलेज अच्छी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड नॉलेज अच्छी है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज अच्छी नहीं। मतलब एक अकेले पर्सन में जरूरी नहीं है सारी स्किल्स हो, तो यानी लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स यहां पे एक माइनस पॉइंट की तरह काम कर सकता है ना। अकेले में सारी स्किल होना जरूरी नहीं है, तो हो सकता है कई बार डिसीजन अच्छे नहीं हो, ये एक माइनस पॉइंट होता है। और क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी रहती है। सीक्रेट कैसे कि मतलब आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट पब्लिश नहीं करने पड़ते। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको अकाउंट पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर को किसी को भी अपने अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो लोन वगैरह लेता है, बैंक वगैरह को जरूरत पड़ती है तो एक अलग चीज है। अदरवाइज अकाउंट कहीं आपको पब्लिश करना यानी वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर में, जर्नल में, वहां पे कहीं भी देना कंपलसरी नहीं है। आपके अकाउंट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रह सकते हैं। जबकि कंपनी जो होती है, आप रिलायंस के अकाउंट देखना चाहो तो अभी देख लो, रिलायंस के अकाउंट आपको रिलायंस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। पूरा रिलायंस के आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ देख सकते हो। कंपनी के केस में क्या होता है, अकाउंट को पब्लिश करना पड़ता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक और माइनस पॉइंट होता है, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि अगर किसी पर्सन ने, यानी किसी पर्सन मतलब सोल प्रोप्राइटर, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर है, उसने अगर किसी से लोन लिया, इफ ही हैज टेकन लोन फ्रॉम समवन, ठीक है, सपोज मैंने 10 लाख का लोन लिया, आई एम ए सोल प्रोप्राइटर। अब 10 लाख का लोन मेरे बिजनेस में लग रहा है बहुत लॉस, अब मुझे वो लोन चुकाना है और अब मेरे पास जितना भी बिजनेस के अंदर एसेट वैसेट थे वो सब बेचे मैंने, तो 7 लाख रुपए मेरे को रिकवर हुए और 7 लाख रुपए मैंने उसे दे दिए, बचे हुए 3 लाख। अब मैं थर्ड पार्टी को ये नहीं बोल सकता कि वो मैंने लोन बिजनेस के लिए लिया था और मेरा बिजनेस के एसेट तो बिक गए, अब बाकी के 3 लाख भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने पर्सनल एसेट भी बेचकर लोन चुकाना पड़ेगा। यानी सोल प्रोप्राइटर इज लायबल टू पे ऑफ हिज डेट्स इवन बाय सेलिंग हिज पर्सनल एसेट्स। उसे अपने पर्सनल एसेट भी बेचने पड़े तो बेचने पड़ेंगे बिजनेस का लोन चुकाने के लिए। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। ये कंपनी के केस में नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, पार्टनरशिप में भी होता है, लेकिन कंपनी में नहीं होता ये, ठीक है। आपके पास अगर रिलायंस के शेयर पड़े 2 लाख के, आपके ज्यादा 2 लाख ही रुपए डूब सकते हैं, उससे ज्यादा कोई भी आपके पर्सनल एसेट पे क्लेम नहीं कर सकता,
लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा होता है। एंड वन मोर थिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक और चीज क्या होती है कि अगर बिजनेस के ऑनर की डेथ हो जाए, इफ सोल प्रोप्राइटर डाइज और ही गेट्स इंसॉल्वेंट, वो बैंकरप्ट हो जाए, यानी उसके पास पैसा ही नहीं पड़ा, कोर्ट इंसॉल्वेंट अपने आप से अपन डिक्लेयर नहीं करते, इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट डिक्लेयर करती है। तो अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया और इंसॉल्वेंट हो गए या फिर इनसेन, पागल घोषित हो गया, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का फ्यूचर तभी तक है जब तक उसका मालिक सही सलामत है। अगर उसके मालिक की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए या वो इनसेन हो जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खत्म। नहीं, वो एक फर्म खत्म होकर फिर दूसरी फर्म क्रिएट होती है वहां पे। उसका अगर आप जैसे अगर उसकी डेथ होती है, उसका बेटा भी कंटिन्यू करता है, तो अब वो फर्म चेंज हो गई, यानी वो नाम फर्म पूरी चेंज हो गई। अब वो पहले उसकी फर्म थी, अब वो उसके बेटे की फर्म हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बदल गया वो। ठीक है। हाँ रशिश, कोई डाउट था आपको? कंपनी नहीं, यहां पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो कंपनी के केस में अगर मेंबर्स के पास जितना है उतना पैसा क्या बोलते हैं डूब जाएगा, या उतना पैसा बस कंपनी चुका देगी। उसके बाद अगर बचता भी है तो वो पैसा डूबेगा, मतलब वो पैसा कोई नहीं चुका, अपने पर्सनल एसेट बेचकर कोई भी नहीं चुकाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना सोल प्रोप्राइटरशिप का? ओके, तो अब हम चलते हैं पार्टनरशिप का भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे। आज जो एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। सो पार्टनरशिप, अच्छा किसी को कोई डाउट है क्या ऑनलाइन में, ऑफलाइन? एनी डाउट? ऑनलाइन किसी को डाउट? न्यू स्टूडेंट्स भी हैं मैं देख पा रहा हूं, तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। नो? ओके। अब जैसे मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, आई एम ए सोल प्रोप्राइटर, या सपोज मैं भी नहीं, किसी और का एग्जांपल लेते हैं। सो सपोज यहां पे है अपने वंशिका एक सोल प्रोप्राइटर है और मतलब अकेले बिजनेस करती है। अब अकेले बिजनेस करती है तो क्या क्या नुकसान है कि भाई एक तो डिसीजन सारे अकेले लेने पड़ते हैं और हो सकता है सारी फील्ड में हमारी एक्सपर्टाइज नहीं हो। दूसरी चीज, अगर हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है, यानी बिजनेस को बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ तो भी हमें एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है बिजनेस, तो और ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और एक अकेले पर्सन के पास तो कितनी कैपिटल हो जाएगी? तो यानी बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, मैनेजरियल स्किल्स और चाहिए हो, पैसा और चाहिए हो, रिस्क कोई बेयर करने वाला चाहिए हो, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप मॉडल काम नहीं आता बिजनेस का। तो हमें फिर कौन से मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा? पार्टनरशिप। ठीक है। तो वंशिका जब अकेले संभाल रही थी तो बिजनेस उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसके पास पैसा वैसा कम था। ठीक है। तो वंशिका ने के पास पैसा कम था तो शी गोज टू, हाँ वंशिका तुम्हारी दोस्त है क्या इनमें से कोई? नहीं, चलो हम ही एग्जाम्पल में बना देते हैं किसी को भी दोस्त। चलो, सो वंशिका गोज टू सपोज सौम्या। ना वंशिका गोज टू सौम्या, तो वंशिका और सौम्या और ये सौम्या को बोलती है कि यार मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरे पास आइडिया है लेकिन पैसा वैसा कम पड़ रहा है, तो तू पैसा लगा देगी क्या और बिजनेस हम साथ में मिलके करते हैं। और शी एग्रीज, तो वहां पे क्या हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। तो अब जो पार्टनरशिप होती है इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 or more people agree to share profits and losses in an agreed ratio for a business to be carried on by all of them or any one of them acting for all.
अब देखो अपनी डेफिनेशन को तोड़कर समझाता हूं कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, लेकिन शेयर किस रेशियो में करेंगे, कैपिटल लगाते हैं उस हिसाब से शेयर करेंगे या बराबर शेयर करेंगे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। जो रेशियो वो डिसाइड कर ले उस रेशियो पे वो शेयर करेंगे। यानी सपोज वंशिका ने सपोज पैसा लगाया 10 लाख लगाया था और सौम्या ने सपोज पैसा लगाया 20 लाख, उसके बाद भी अगर वो चाहे तो इक्वल प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1:2 का रेशियो बने या इक्वल बने, कुछ भी रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। जो रेशियो वो एग्री कर सकते हैं भाई वो 1:2 में प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, चाहे तो वो चाहे तो 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, चाहे तो 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, चाहे तो 4:5 में प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। मतलब जिस रेशियो में वो चाहे उस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज, ये जो एग्रीमेंट है, क्या ये एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है? रिटर्न होना जरूरी है? नो। ये एग्रीमेंट रिटर्न हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट कैन बी ऑरल। हमारे इंडिया में जो चलता है दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप ऑरल एग्रीमेंट पे भी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, बट इट इज बेटर टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट। अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो इट इज बेटर। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो क्या होता है, कभी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑरल एग्रीमेंट पे भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। तीसरी चीज इस डेफिनेशन से एक और चीज जो निकल कर आती है, क्या वंशिका और सौम्या दोनों को बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज वंशिका के पास आइडिया था, पैसे कम पड़ रहे थे, वंशिका ने सौम्या को बोला कि सौम्या तुम पैसे लगा और मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जा, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। अब सौम्या ने कहा कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बिजनेस में एक्टिवली टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो क्या वो पार्टनर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। वो अपना पैसा लगाती है, वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वंशिका को पैसा चाहिए बिजनेस करने, वंशिका बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बिजनेस का एक्टिवली पार्टिसिपेट मैं कर लूंगी बिजनेस में, मैं डे टू डे बिजनेस मतलब डेली बिजनेस में मैं संभाल लूंगी, तू तो बस पैसा लगा, प्रॉफिट प्रॉफिट शेयर हो जाएगा, लॉस होंगे तो वो शेयर हो जाएंगे। मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि दोनों तीनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर हो उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हो। नहीं, कोई एक पार्टनर भी अगर चाहे ना तो बिजनेस रन करे तो काम हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है पार्टनरशिप के अंदर। आ रही बात समझ में? तो दोनों मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर भी बिजनेस में डे टू डे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल भी हो सकता है, कैपिटल का भी हो सकता है या कुछ अलग रेशियो भी हो सकता है, एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है ना। अब पार्टनरशिप में क्या फायदा हुआ होगा वंशिका को? सोल प्रॉपर्टरशिप के मुकाबले पार्टनरशिप में क्या फायदा होगा? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकता है, यानी पहले उसको अकेले को डिसीजन लेने पड़ रहे थे, तो अब हो सकता है कि सौम्या साथ में है तो वो मिलकर डिसीजन ले लें, और मिलकर डिसीजन ले लें तो शायद कुछ बेटर डिसीजन फॉर्म हो जाए, है ना। और क्या फायदा हो सकता है? यस, वेरी गुड, शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क शेयर हो सकती है ना, अकेले की रिस्क नहीं रहेगी। और मोर कैपिटल मोर रिसोर्सेस, भाई सोल प्रॉपर्टरशिप के मुकाबले कैपिटल भी ज्यादा हुई है ना। नहीं, यहां पे भी एक माइनस पॉइंट है, दैट इज यस रेशियो स्किल्स दोनों की इन्वॉल्व होगी। यहां पे भी माइनस पॉइंट क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो यहां पे भी है, सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। यानी अगर किसी बाहर वाले से लोन लिया तो उसे तो पूरा चुकाना पड़ेगा। अब उसको, जैसे सपोज वंशिका और सौम्या ने, इन्होंने मुझसे लिया 60 लाख का लोन। कितने का लिया? 60 लाख का। ठीक है, मेरे से ही क्यों लोन लिया? अपना केस है, अपने केस में तो अपन ही लोन देंगे, अपन लेंगे नहीं लोन अपने केस में, है ना। तो मैंने दिया 60 लाख का लोन। अब 60 लाख का लोन लिया, इनका बिजनेस जा रहा है लॉस में, और इनका बिजनेस लॉस में जा रहा है, और लॉस में जाने के तो अब इनको लोन चुकाने की बारी है। इन्होंने अपने बिजनेस के एसेट वैसेट सब बेचे और उनसे 30 लाख रिकवर करके दे दिए मुझे। कितने दे दिए?
30 लाख। अब बाकी के बचे हुए 30 लाख, तो इन्होंने जो जो कैपिटल लगाई है उस हिसाब से इनका लाइबिलिटी बियर हो जाएगी, मतलब जितना इनका शेयर बनता है उस हिसाब से 10 लाख वंशिका दे देगी, 20 लाख सौम्या। लेकिन यहां पे एक और पंच है, वो क्या है कि वंशिका ये नहीं बोल सकती 10 लाख देके कि बस अब मेरा तो हो गया, तुम बाकी के 20 लाख उससे वसूलो, नहीं। इन दोनों की लाइबिलिटी ज्वाइंट भी होती है और अलग अलग भी होती है, मतलब दोनों को मिलकर भी देना है। लेकिन इनकेस अगर सपोज सौम्या के पास पैसा नहीं है तो वंशिका अकेले भी पूरा पैसा मेरे को दे सकती है और बाद में ये सौम्या से रिकवर कर लेगी। यानी मुझे मेरे पैसे से मतलब है, थर्ड पार्टी को ये मतलब नहीं है कि तुम इससे ले लो उससे ले लो, थर्ड पार्टी को उसको पूरा पैसा देना पड़ता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहां पे पार्टनरशिप के केस में भी। थर्ड पार्टी मतलब बिजनेस के बाहर की जो पार्टी है, जो जो लोन दे रहा है, कस्टमर्स वगैरह हो गए, क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, वो लोग। तो अब मैं जैसे बाहर का पर्सन हूं, मैंने इनको लोन दिया तो मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरे 30 लाख चाहिए। अब वो मुझे चाहे ओनली वंशिका दे चाहे ओनली सौम्या दे, बाद में आपस में डिस्कशन करते रहे, है ना। एक और चीज जो पार्टनरशिप होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी यहां भी होती है, यहां पे भी अकाउंट पब्लिश नहीं करने। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पार्टनरशिप को बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाती है, वो चीज होती है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, या इसी को मैं बोल सकता हूं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। क्या होता है, कैसे वर्क करता है, समझना अच्छे से। सपोज हम पार्टनर में बनाते हैं, ये एक तो वंशिका है, एक पार्टनर हो गया हमारे सौम्या, दो पार्टनर और बना लेते हैं हम, एक पार्टनर रशिश, एक पार्टनर रेशु। ये 4 पार्टनर हमने बनाए, ठीक है। अब सपोज एक कस्टमर है, ये मान लो कस्टमर अपन किसको बनाते हैं, सपोज ये लवी, शेष कस्टमर, ठीक है। ठीक है, ये जाती है एक बार, कुछ इनका जो भी बिजनेस है, सपोज टेक्सटाइल का बिजनेस है, ठीक है। अब ये जाती है, इसको बहुत कपड़े वपड़े कुछ खरीदना है, कपड़ा। अब क्या बोलते हैं, जब ये जाती है दुकान पे या शॉप पे या फैक्ट्री पे, जब भी जो भी इनका है, तो वहां ओनली वंशिका बैठी है, बाकी तीनों उस टाइम अवेलेबल नहीं है। एंड व्हाट वंशिका डज, वंशिका क्या करती है, वंशिका इनको लवी को 20% डिस्काउंट की बात कर देती है कि तुम्हें इसका लवी का लॉट थोड़ा बड़ा है, ज्यादा कपड़ा वपड़ा चाहिए इसको, तो उसको बोलते हैं कि 20% डिस्काउंट पे दे देंगे, कल आकर माल की डिलीवरी ले लेना, ठीक है। अब ये उस टाइम पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है सौम्या रशिश रेशु को, बट ये लोग कहीं मनाली घूमने गए हुए रहते हैं, तो नेटवर्क मिलता नहीं इनका, तो अगले दिन आने वाले होते हैं, लेकिन बड़ी डील हाथ से नहीं चले जाए इस चक्कर में, डील अकेले को करनी है, तो उसने डील क्रैक कर दी, बोला 20% डिस्काउंट दे दिया, सौम्या रशिश रेशु से पूछा नहीं। अब ये तीनों आते हैं अगले दिन लवी आती है अपने माल की डिलीवरी लेने, तो ये सौम्या रशिश रेशु क्या मना कर सकते हैं कि हम 20% डिस्काउंट नहीं देंगे, कि हमसे तो बात हुई नहीं थी, तुम्हारी बात हुई थी वंशिका से, वो अकेली कौन सी होती है डिसीजन लेने वाली, पार्टनरशिप बिजनेस है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस में यही चीज है म्यूचुअल एजेंसी, कि मतलब अगर एक पार्टनर ने डिसीजन ले लिया, चाहे वो बिना पूछे लिया, दूसरे पार्टनर्स को नहीं पूछा, बिना पूछे भी लिया ना, तो भी दूसरे पार्टनर्स को वो डिसीजन मानना पड़ेगा। यानी एवरी पार्टनर बाउंड्स अदर पार्टनर बाय देयर डिसीजंस, ठीक है। यानी वंशिका ने अगर डिसीजन लिया तो शी वाज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर दीज 3 पार्टनर्स। ये 3 उस टाइम पे प्रिंसिपल की तरह थे और ये एजेंट की तरह थी, ठीक है। तो अगर इसने डिसीजन ले लिया तो बाकी 3 को मानना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर सौम्या ने डिसीजन ले लिया होता तो वंशिका रशिश रेशु इन 3 को मानना पड़ता। इसी तरह से रशिश ने डिसीजन लिया होता तो बाकी 3 को मानना पड़ता, रेशु ने लिया होता तो बाकी 3 को मानना पड़ता। यानी सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी और एक दूसरे के लिए एजेंट भी है। यानी उन्होंने जो डिसीजन लिया वो दूसरे को मानना पड़ेगा, और वो दूसरे ने जो डिसीजन लिया वो उनको भी मानना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो बाकी पार्टनर मना नहीं कर सकते। यही चीज होती है एजेंसी या म्यूचुअल एजेंसी, इसी चीज को बोलते हैं। क्लियर है? ये पार्टनरशिप में होता है।
अदरवाइज तो बिजनेस होगा कैसे भाई? लवी को अगर कमिटमेंट कर दिया और कल को मना कर दें तो फिर बिजनेस कैसे होगा? तो हर पार्टनर अपने आप में उतनी ताकत रखता है कि वो दूसरों को बाउंड करे अपने डिसीजन से. दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी. आ गया ये समझ में? कोई दिक्कत? ओके, एक और चीज बता देता हूं इसमें, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं? तो एक होता है एक्टिव पार्टनर. हु इज एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये करता है. एक्टिव पार्टनर डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है. एक्टिव पार्टनर प्रॉफिट या लॉस भी बियर करता है. और लाइबिलिटी भी एक्टिव पार्टनर की क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. यानी ये एक नॉर्मल पार्टनर है जो बिजनेस में डे टू डे पार्टिसिपेट भी करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा. क्लियर? अच्छा, अगर बाकी पार्टनर सपोज बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते और ये एक्टिव पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, तो एक बात बताओ, दोनों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सपोज मैं पार्टनर हूं, मेरे साथ ये क्या नाम है? योगेंद्र, लोकेंद्र, मेरे साथ लोकेंद्र पार्टनर है. अब मैं डेली बिजनेस में बैठ रहा हूं, बिजनेस में सेटिंग कर मतलब दे रहा हूं, और लोकेंद्र बिल्कुल भी बिजनेस में आता ही नहीं है. तो मेरे में और इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए या नहीं? तो एक्टिव पार्टनर को हम प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी दे सकते हैं. इज इट क्लियर? यानी प्रॉफिट तो मैं देंगे ही, लेकिन अब प्रॉफिट तो सारों को ही मिल रहा है ना. जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी मिल रहा है, जो नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी मिल रहा है. तो हम प्रॉफिट के अलावा एक्टिव पार्टनर को सैलरी भी दे सकते हैं कि भाई तुम डेली बिजनेस में आ रहे हो, बैठ रहे हो, हम आ नहीं रहे, तो तुम चाहो तो तुम्हें सैलरी भी हम दे सकते हैं. सैलरी का प्रोविजन हम रख सकते हैं पार्टनरशिप में. ठीक है ना? प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी. ओके, हाँ एक ये पॉइंट और. हाँ रशिश, तुम्हारा डाउट? अगर दूसरे पार्टनर से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास. बताऊं? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन भी रख सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जिसने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, यानी जो कैपिटल लगाई ना उसको ब्याज भी मिलेगा. तो जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट करी उसको ज्यादा मिल जाएगा, जिसने कम कंट्रीब्यूट करी उसको कम. तो कैपिटल ज्यादा का तो इलाज ये है. अब बात ये है कि उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए हम प्रॉफिट ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है. अगर प्रैक्टिकली सोचो तो बहुत कैच है. समझाता हूं तुम्हें. जैसे ये 4 पार्टनर का हम एग्जांपल ले लेते हैं. ये वंशिका, सौम्या, रशीश और रेशु. रशीश एक्टिव पार्टनर है. शी इज एन एक्टिव पार्टनर. डेली बिजनेस में मतलब एक्टिव रहती है, डेली वहां जाती है, बैठती है, बिजनेस संभालती है, सब कुछ काम करती है बिजनेस का. क्लियर? अब तुम कह रहे हो इसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए. प्रॉफिट तो ज्यादा तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा. सपोज बिजनेस में होता है लॉस. सपोज बिजनेस भले एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है लेकिन लॉस के तो कई कारण हो सकते हैं ना. मार्केट में कई चेंजेस होते रहते हैं. सपोज बिजनेस में लॉस होता है तो अब तो लॉस बियर करना पड़ गया इसको. अब रशीश की मेहनत तो बेकार हो गई ना भाई. जो रशीश ने मेहनत करी तो भी लॉस बियर करना पड़ रहा है, जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी बिजनेस को संभालने में उनको भी लॉस बियर करना पड़ रहा है. और अगर यही हम सैलरी का प्रोविजन रखते हैं, सैलरी देते हैं अगर हम लोग, तो क्या होता है? कम से कम रशीश को कुछ तो फायदा होगा ना. इसलिए हम सैलरी का प्रोविजन रख सकते हैं. ठीक है? आ गया ये कॉन्सेप्ट? यस, एनीवन, एनी डाउट? किसी को भी डाउट है क्या कोई? ओके, देन एक पार्टनर होता है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर, यानी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, बट डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा.
है ना, पैसा लगाता है लेकिन डेली पार्टिसिपेट नहीं करता। देन एक पार्टनर होता है सीक्रेट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर की तरह ही है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करता है, प्रॉफिट लॉस भी सब शेयर करता है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ एक्टिव पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर में? एक तरह से एक्टिव पार्टनर ही है, बट डिफरेंस एक होता है कि सब कुछ ये कर रहा है बट जनरल पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है, यानी हिज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू जनरल पब्लिक। इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती कि ये भी पार्टनर है फर्म में, है ना, इसलिए इसका नाम सीक्रेट है। कई लोग ऐसा होता करते हैं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस है, लोग पार्टनरशिप मतलब उसमें बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं, जाते भी हैं, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करते हैं, बट वो जनता को बताना नहीं चाहते, किसी भी रीजन की वजह से नहीं बताना चाहते कि मैं इसमें पार्टनर हूं, तो वो क्या होते हैं? सीक्रेट पार्टनर होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आई एम ए वेजिटेरियन, मैं क्या बोलते हैं नॉनवेज वगैरह खाता नहीं हूं, और सपोज मेरे क्या बोलते हैं सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे अगर मैं कुछ नॉनवेज से रिलेटेड कुछ बिजनेस करता हूं। अब सपोज मेरे दोस्तों ने नॉनवेज का कोई बिजनेस किया, मुझे उसमें फायदा दिख रहा है, मैंने क्या करा, उसमें पैसा लगा दिया, उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा हूं, लेकिन है ना लोगों को नहीं बता रखा कि मैं इसमें पार्टनर हूं। क्यों? क्योंकि उससे मेरी इमेज खराब होगी। तो ऐसा कर सकता हूं ना मैं, ये सीक्रेट पार्टनर का एक एग्जांपल बता रहा हूं। आगे बात सुन, सीक्रेट पार्टनर डे टू डे वर्क ना करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ये भी पॉसिबल है नहीं करे, ठीक है, तो फिर वो स्लीपिंग पार्टनर बन जाएगा, स्लीपिंग प्लस सीक्रेट बन जाएगा। ठीक है, एक्टिव प्लस सीक्रेट है, अभी वो स्लीपिंग प्लस सीक्रेट हो जाएगा। देन एक और जो पार्टनर होता है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। नाउ हु इज अ नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जैसे सपोज ये चारों बिजनेस कर रहे थे, है ना, ये क्या बोलते हैं वंशिका, सौम्या, रशीश और रेशु, ये बिजनेस कर रहे हैं। अब उस जिस एरिया में ये बिजनेस कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक नई स्टूडेंट है, यस धर्मिष्ठा, आर यू न्यू स्टूडेंट? फर्स्ट डे है क्या आपका? कहां से हो आप? इंदौर, ओके। कौन से स्कूल है? वैष्णव, ओके, ठीक है। चलो धर्मिष्ठा को एग्जाम्पल में इंक्लूड करता है। तो ये चारों बिजनेस कर रहे हैं एंड धर्मिष्ठा जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं उस एरिया में धर्मिष्ठा का बहुत बड़ा नाम है, वैसे भी बड़ा नाम है एक्चुअली धर्मिष्ठा, लेकिन बड़ा नाम मतलब अच्छी खासी गुडविल है। ठीक है, पब्लिक इमेज बहुत शानदार है, लोग ट्रस्ट करते हैं, इसके नाम से काम हो जाते हैं। तो वंशिका, सौम्या, रशीश और ऋषि क्या सोचते, इनकी फ्रेंड है ये, तो ये अप्रोच करते हैं धर्मिष्ठा को। तो धर्मिष्ठा को बोलते हैं कि यार तुम बस जनता के सामने इतना सा जाहिर कर दो, इतना सा मतलब इंटरप्रेट करवा दो पब्लिक के सामने, या तो अपने मुंह से बोल दो या ऐसे इंटरप्रेट करवा दो कि तुम हमारे बिजनेस में पार्टनर हो। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए ऐसा कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि धर्मिष्ठा भी इस फॉर्म में पार्टनर है तो लोगों का क्या होगा, ट्रस्ट बन जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना इसकी बहुत अच्छी गुडविल है। तो लोगों को ये बता दिया कि इन चारों के साथ धर्मिष्ठा ने अपने मुंह से बोल दिया या फिर इनके साथ घूम रही है, मतलब इस तरह से इंटरप्रेट करवा दिया लोगों को कि मैं भी इस फॉर्म में पार्टनर हूं, ये फॉर्म अपनी ही है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, लोगों को क्या लगा कि हाँ ये पार्टनर है, उससे क्या होगा, लोग इस फॉर्म पे ट्रस्ट करेंगे, हो सकता है इनको लोन वोन उठाने में भी मदद मिल जाए। ठीक है, तो ये जो पार्टनर होते हैं ना, इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब कायदे से इसने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करी है, ना डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है, ना प्रॉफिट लॉस शेयर कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ अपना नाम दिया है फर्म के लिए, मतलब अपने नाम को यूज होने दिया है कि यार चलो अपने ही लोग हैं। लेकिन इसको एक नुकसान झेलना पड़ सकता है। वो नुकसान क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला। अनलिमिटेड लाइबिलिटी धर्मिष्ठा की भी होगी। जनता ने उस फर्म को लोन दिया तो किसके ट्रस्ट पे दिया? धर्मिष्ठा के ट्रस्ट पे दिया।
अब सपोज जनता को जब पैसा लेने की बारी आती है, वो धर्मिष्ठा के पास पहुंचते हैं और वो बोलती है कि नहीं मैं तो इसमें पार्टनर हुई नहीं, तो जनता के साथ धोखा हो गया ना, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आपने अगर ये इंटरप्रेट करवाया है, आपने ये जाहिर किया है कि मैं इस फॉर्म में पार्टनर हूं, तो अब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब अगर ये चारों कुछ लोन वोन लेती है और ये नहीं चुका पाती तो धर्मिष्ठा की भी लाइबिलिटी बनती है, उसको चुकाना पड़ जाएगा, चाहे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रही, प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर रही। तो ये क्योंकि जनता के साथ तो फ्रॉड ही हो जाएगा ना, अदरवाइज जनता को तो ने तो धर्मिष्ठा के ट्रस्ट पे बाकी उनको लोन दिया था, सही बात है या नहीं? तो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। आ गया समझ में? धर्मिष्ठा आपको आ गया समझ में? ओके, अब हम आज स्टार्ट करते हैं एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवाया था, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको, टॉपिक आपको लेक्चर्स में भी मिल जाएगा ताकि थोड़ा सा आप इस चैप्टर से कनेक्ट हो जाओ। अभी आ गया ना आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं। तो अब मैं आपको जो एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करवाने वाला हूं वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, या इसी को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, HUF। ठीक है, और ये जो बिजनेस है ये कौन से एक्ट से गवर्न होता है? इसके लिए जो एक्ट है हमारे पास, जिस पार्टनरशिप के लिए था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जो एक्ट है दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। देखो, एज पर अगर रिलीजन की बात करूं ना तो ये हिंदूज पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हिंदूज में भी अलग अलग पे, ठीक है, ब्रह्मों पे, आर्य समाज पे, सब पे, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, उन पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जू वो इसके हिस्से में आते हैं। हालांकि ये चीज थोड़ी हाई लेवल है कि मतलब ये आपको अपने कोर्स में इतनी काम की नहीं, बट फिर भी आपको जानने के लिए मैंने बता दिया। हिंदू, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, इन पे सब पे ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जूज एंड पारसी इन पे एप्लीकेबल नहीं होता, उनका एक अलग एक्ट बना हुआ है फिर। ठीक है, तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इससे गवर्न होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ही है, हर जगह नहीं है। ठीक है, एक अलग टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फैमिली मेंबर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। कौन बिजनेस कर रहा है? फैमिली मेंबर्स। मतलब अब इसमें फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, मैं आपको एग्जांपल सब। फैमिली मेंबर होते हैं कर्ता एंड को पार्टनर्स। अब ट्रेडिशनली जो है कर्ता कौन होता है? एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ट्रेडिशनली, अभी इसमें देखो कुछ अमेंडमेंट भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ट्रेडिशनली जो है कर्ता क्या होता था? एल्डेस्ट मेल मेंबर, एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ये कौन होता है? कर्ता। ठीक है, सबसे बड़ा। इसमें 3 पीढ़ियों का बिजनेस चलता है। ठीक है, कितनी जनरेशन का बिजनेस चलता है? 3 जनरेशन, जैसे दादा, बेटा, फिर पोता। ठीक है, ऐसे तो 3 पीढ़ी का बिजनेस चला। तो एल्डेस्ट मेल मेंबर इसमें ट्रेडिशनली क्या कौन होता था? कर्ता। और जो बाकी के मेंबर्स हैं वो कौन होते हैं? को पार्टनर्स, रेस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स। क्लियर?
और इसमें मेंबरशिप कैसे होती है? मेंबरशिप इज डिसाइडेड बाय बर्थ। अगर फैमिली में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आप ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है। लेकिन इसके दो फॉर्म भी बताता हूं। दो टाइप की एचयूएफ इंडिया में होती है, एक दया भाग एंड दूसरी मिताक्षरा। दया भाग एंड मिताक्षरा, ठीक है। क्लियर? तो दया भाग वाला जो एचयूएफ थी ना, तो दया भाग वाले एचयूएफ वेस्ट बंगाल और उसके कुछ आसपास के स्टेट्स के कुछ एरियाज में, आसाम में और थोड़ा बहुत उड़ीसा में मान लो, वहां पे एप्लीकेबल होती थी। कौन से? वेस्ट बंगाल में, सबसे मेन तो वेस्ट बंगाल में, और कुछ एरियाज आसाम के भी मान लो आप, ठीक है। और मिताक्षरा रेस्ट ऑफ द इंडिया, बाकी के इंडिया में कौन सी एचयूएफ थी? मिताक्षरा सिस्टम, ठीक है। अब समझना अच्छे से, जो दया भाग सिस्टम था ना, वो दया भाग सिस्टम में क्या था? दया भाग सिस्टम में फीमेल मेंबर्स भी बन सकती थी, फीमेल कर्ता भी हो सकती है, फीमेल मेंबर्स भी अलाउ थी। और जो मिताक्षर वाले सिस्टम है उसमें ओनली मेल मेंबर्स बन सकते थे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर। कौन बन सकता था? ओनली मेल मेंबर, ठीक है। दया भाग में फीमेल मेंबर भी और मिताक्षरा में मेल मेंबर, सॉरी, दया भाग में फीमेल और मेल दोनों और मिताक्षरा में ओनली मेल। क्लियर? ठीक है। अब ये सिस्टम कब तक चलता था? ये चलता था अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब तक, लेकिन 2005 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे मैंने अभी वही बता रहा हूं मैं आपको, ट्रेडिशनली डेफिनेशन में जब मैंने बताया, मैंने कहा बोला कर्ता इज एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली और को पार्टनर्स यानी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। और इसमें से दया भाग और मिताक्षर दो सिस्टम चलते थे। दया भाग सिस्टम वेस्ट बंगाल आसाम में, जिसमें फीमेल मेल दोनों मेंबर्स हो सकते हैं, और मिताक्षर में ओनली मेल मेंबर्स। लेकिन 2005 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, और उस अमेंडमेंट में बोला गया कि फीमेल मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस में, यानी फीमेल मेंबर्स भी अलाउ किए गए। यानी अब दोनों सिस्टम में, पहले ओनली दया भाग में तो पहले से हो रहा था, अब ओवरऑल ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फीमेल मेंबर्स भी अलाउड हैं, लीगली अलाउड हैं, और फीमेल मेंबर्स का हिस्सा होता है। यानी अब अगर मैं बात करूं तो अब अगर कर्ता होगा तो कर्ता कौन होगा? एल्डेस्ट मेल मेंबर नहीं होगा, कर्ता विल बी एल्डेस्ट मेंबर, चाहे वो फीमेल होगी तो भी वो कर्ता मानी जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी कर्ता, नॉट मेल मेंबर। ये ट्रेडिशनली डेफिनेशन यही होती थी, लेकिन 2005 में क्या हुआ? अमेंडमेंट आया। तो 2005 में अमेंडमेंट आने के बाद क्या हुआ? अब एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी कर्ता। इज इट क्लियर? चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड वन मोर थिंग, फीमेल मेंबर इज ऑल्सो बाय बर्थ मेंबर ऑफ द एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर? वो भी एचयूएफ की मेंबर है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था कि फीमेल मेंबर्स भी अब बराबर के हिस्सेदार होते हैं एचयूएफ के अंदर, पहले नहीं होते थे। अब अच्छे से समझना आगे जो बता रहा हूं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कैपिटल होती है वो कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की कैपिटल होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल कैपिटल, और एक होती है एक्वायर्ड कैपिटल। मतलब एक तो जो आपको विरासत में मिला है वो, ठीक है, जो आपको अपने एंसेस्टर्स से मिला है। दूसरी एक्वायर्ड कैपिटल कौन सी हो गई या एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? जो आप खुद कमाते हो। ठीक है। तो अब पहले क्या होता था? एंसेस्ट्रल कैपिटल या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी क्या होता था? फीमेल मेंबर्स का हिस्सा नहीं होता था। लेकिन अब क्या है?
फीमेल मेंबर हैव इक्वल राइट ओवर द प्रॉपर्टी, फीमेल मेंबर्स का भी हिस्सा होता है, ठीक है ना। फीमेल मेंबर्स को भी अब हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में। अब ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन या बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन मैं इसको बोलूंगा। ये कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, बाप की प्रॉपर्टी में किसको हिस्सा मिलता था, ओनली बेटों को, है ना। फीमेल मेंबर्स को देना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं एचयूएफ की इंडो अनडिवाइडेड फैमिली में जो ये अमेंडमेंट हुआ है, तो अब फीमेल मेंबर का भी हिस्सा है, ठीक है ना। केवल सन्स का नहीं है, डॉटर्स का भी हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीज होती है एचयूएफ में, यानी 3 जनरेशन का बिजनेस है। 3 जनरेशन के बिजनेस में जो सबसे बड़ा मेंबर है वो है कर्ता, बाकी मेंबर्स कौन है, को पार्टनर्स। और प्रॉपर्टी या कैपिटल कैसी होती है, एक तो एंसेस्ट्रल कैपिटल जो विरासत में मिली है वो, और एक एक्वायर्ड कैपिटल जो हम खुद कमा के लगा रहे हैं वो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। और मेंबरशिप यहां पे कैसे होती है, यहां पे मेंबर बनने के लिए क्या करना है, यहां पे मेंबर बनने के लिए कुछ नहीं करना, जन्म लेना बस, सिंपल सी बात। यहां पे मेंबरशिप कैसे होती है, मेंबरशिप होती है बाय बर्थ, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, कोई बाहर का थोड़ी मेंबर बन पा रहा है एचयूएफ में। एचयूएफ में कौन है, जो फैमिली में जन्म लेता वो मेंबर है, क्लियर। तो मेंबरशिप इज डिसाइडेड बाय बर्थ। तो क्या यहां पे मैं अगर एक सवाल पूछता हूं, आर माइनर मेंबर्स अलाउड इन एचयूएफ। माइनर मतलब होता है जो 18 से कम के लोग होते हैं उनको माइनर बोला जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप में भी माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन माइनर तब भी पार्टनर बन सकता है केवल प्रॉफिट के लिए, लॉसेस वॉसेस बियर नहीं करता वो केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। तो क्या एचयूएफ के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर माइनर मेंबर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे, सिंपल सी बात है, जब बाय बर्थ मेंबर बन रहा है तो बच्चा पैदा होते ही एचयूएफ का मेंबर बन गया, तो माइनर मेंबर इसमें हो सकते हैं, है ना। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहां पे सारे डिसीजंस कौन लेता है, यहां पे सारे डिसीजंस करता लेता है ना। चलो गाइस, आज का तो आई थिंक टाइम हो रहा है, तो हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है, ये ले जाओ आप, कोई डाउट, एनीवन, एनी डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। माइनर, माइनर मतलब होता है 18 से कम का पर्सन, 18 साल से कम उम्र का पर्सन। तो नॉर्मली क्या होता है, हर बिजनेस में वो अलाउ नहीं है। अब जैसे पार्टनरशिप में 18 से कम का अगर कोई पर्सन पार्टनर बनता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बन सकता है, लॉसेस वॉसेस के लिए नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसा रूल है, पार्टनरशिप एक्ट में रूल है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, माइनर पार्टनर, माइनर मेंबर बन सकता है, बिल्कुल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में माइनर मतलब 18 से कम का बन ही सकता है मेंबर, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का पार्ट है। पार्टनरशिप में वो नहीं करता, नहीं, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है, बच्चा जब जन्म लेते ही मेंबर बन रहा है, मतलब माइनर मेंबर तो बन ही गया, ठीक है। और इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, और भी इसके जो चीजें हैं इसके कल डिस्कशन इसका ही करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। आज वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट, एल्जबा, एनी डाउट? नो। आप कहां से हो बेटा? एक मिनट, ओके, कौन से स्कूल? ओके, हाँ, दिया का डाउट है एक, सर आप फर्स्ट चैप्टर हो गए तो उसके क्वेश्चन करवाएंगे? बिल्कुल, मैंने उसके क्वेश्चन भी करवाए हैं, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन भी करवाए हैं, वो भी आपको लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन एक बार और जब हमारा टेस्ट वगैरह जब हम कंडक्ट करेंगे तब उससे पहले मैं एक दिन रिवीजन करवा के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा फर्स्ट चैप्टर के भी, ठीक है। अभी फिलहाल आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो और हम सेकंड चैप्टर को थोड़ा सा कंसिस्टेंटली चलाते हैं, ठीक है। हाँ, क्या हुआ रशिश?
देखो अभी तो बहुत दिनों बाद थोड़ी क्लास स्टार्ट हुई है, तो करते हैं हम, एक दो हफ्ते बाद करते हैं टेस्ट, थोड़ा सा फ्लो में आ जाए एक बार पढ़ाई, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं, तो एक बार पहले पढ़ाई फ्लो में आ जाए, उसके बाद टेस्ट लेंगे। ठीक है। हाँ, यू वेलकम। हाँ हाँ, बिल्कुल देख सकते हो आप फिलहाल मैं बताता हूँ, आप है ना पहले लेक्चर से स्टार्ट कर लो देखना। बाकी आप जो अपने कल की क्लास से पहले ना सेकंड चैप्टर वाले जो लेक्चर्स हैं, सेकंड चैप्टर जहां से स्टार्ट है, अब देखना पड़ेगा वो कौन से लेक्चर्स हैं, तो वो जरूर देख लो एक बार, तो आप ये एक चैप्टर तो कम से कम आपका कंटिन्यूस में होता रहेगा। हाँ, 23 के बाद से मैंने एक दो हफ्ते थोड़ा सा रिवाइज करवाया था, बस एक दो दिन मेरे हिसाब से हुई थी क्लास उसमें रिवाइज। ये पार्टनरशिप तक है ना, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है। और कोई डाउट? साक्षी, लवी, रेशु, धर्मिष्ठा, एल्जबा। एक मिनट। हाँ हाँ साक्षी। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है सिंगल वन, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब ऑनरशिप, तो वन ऑनरशिप इसका लिटरल मीनिंग होता है। हाँ, तेरा भी डाउट मैं क्लियर करता हूँ भाई। और कोई डाउट? वो बता देता हूँ। चलो गाइस, फिर कल रखते हैं हम क्लास, है ना। तेरा जो डाउट है, एक होता है इनपुट स्ट्रक्चर, होता है एक्सपेंडिचर व्हिच आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो खर्चे ऐसे होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो क्या होते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में दिए जाते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी कमीशन, सैलरी, इनको एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं, ऐसा हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में रिटन डॉक्यूमेंट में, तब तो प्रॉफिट होने पे ही वो चीजें देंगे, अदरवाइज नहीं। कम प्रॉफिट मतलब कम देंगे। लेकिन अगर हमने एज चार्ज बोला तो इट इज एज चार्ज, तो वो खर्चा देना कंपल्सरी होता है, यानी वो प्रॉफिट कैलकुलेशन से भी पहले हम उसको खर्चा देंगे, इसके बाद हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। जैसे सपोज रेंट है, रेंट क्या होता है? रेंट एज चार्ज होता है, रेंट जो खर्चा ना वो एज चार्ज है। कि अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ या सपोज यहाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इस जगह का मेरा रेंट लगता है, तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, तो मैं रेंट नहीं दूंगा, रेंट तो दूंगा, रेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से भी पहले का खर्चा है, तो वो खर्चा होता है एज ए चार्ज, है ना। तो अगर हम अपनी पार्टनरशिप में सैलरी को एज ए चार्ज डालते हैं, तो फिर उस पार्टनर को लॉस के केस में सैलरी यानी उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, बाकी पार्टनर मिलकर बेयर करेंगे लॉस, तो उसको सैलरी। ठीक है। लेकिन एज एप्रोप्रिएशन अगर हमने डाला सैलरी, तो फिर प्रॉफिट ऐसा। ठीक है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर क्या है? कि इसमें नाम का अपना नाम दे रहा है बिजनेस फॉर्म को, या पार्टनर से बोल रहा है कि हाँ ठीक है मेरा नाम यूज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करता है। कैपिटल भी क्या होता है? पार्टनर्स को फ्री बिल का फायदा मिल जाता है, कर सकते नाम का फायदा मिल जाता है। इसलिए वो क्या होता है? जनता से जब लोन लेने जाते हो, डर होता है तेरी कुछ भी रहो, मैंने क्या और हमने बोला कि यार तेरा नाम बस तू इतना सा बोल दे कि मैं पार्टनर हूँ, तो हमारे तो चल पड़ेगा, हमारा तो बिजनेस चल जाएगा। और तूने बोल दिया जनता को कि हम पार्टनर, जनता ने तो तेरे ट्रस्ट पे
अंदर